ध्यान देते हैं। पहले हम लोग एक्टिव पेज पे बनाते हैं। तो मिशन चला 2026। तो पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया आपको पता होता है डू या डज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो डू या डज होती है एक्टिव वॉइस में। अगर अफर्मेटिव है तो उसके साथ में यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो यस या यस का प्रयोग करते हैं, यानी यस या यस हटेगा तो पैसिव वॉइस में इज एम आर आएगा। पैसिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, वो क्या होगी? इज एम आर होगी। अगर डू डज हटेगा तो सहायक क्रिया क्या आएगी? इज एम आर। जिसको अगर मान लो जिसको सेंटेंस बनाने का तरीका नहीं पता है वो डायरेक्ट समझे कि डू और डज हटेगा तो सहायक क्रिया इज एम आर आएगी। यदि यस या यस हटा तो आपको पता होगा कि एक वचन कर्ताओं के साथ में यस या यस का प्रयोग करते हैं तो उसको हटाएंगे। अगर पेशों में चेंज करना होगा तो उसकी सहायक क्रिया एज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखा है सी टीच मी, सी टीच मी। इसमें देखिए अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का एक वचन है। सी मतलब वो, टीच मतलब पढ़ाती है, मी मतलब मुझे, वो मुझे पढ़ाती है। तो इसमें यस या यस हटेगा तो आपको पता है एक्टिव से पेशो बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। आपको पता होगा कि मेन वर्ब के तुरंत बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको पता है मी, हम देखे थे प्रोनाउंस चेंज कैसे करते हैं। तो मी का क्या होगा? तो हम स्टार्ट करेंगे, ये है आपका ऑब्जेक्ट, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो ये मी था तो पहले सब्जेक्ट में आई रहा होगा तो इसको बोलेंगे आई। ये नियम है अफर्मेटिव का है। एक वचन है सी टीच मी, वो मुझे पढ़ाती है, तो मी का हो गया आई। तो अब उसके बाद में हमको पता है यस या यस हटेगा तो इज एम आर आएगा। तो आई के साथ में सहायक क्रिया किसका प्रयोग करते हैं? एम का। तो आई एम। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट, टी ए यू जी एच टी, टॉट बाई, टॉट बाई। सी का क्या हो जाएगा? हर। सी का क्या हो जाएगा? हर। हो गया पेशिव। एक्टिव में था सी टीच मी और पेशिव बनाएंगे आई एम टॉट बाई हर, मैं उसके द्वारा पढ़ाई जाती हूँ। आगे देखते हैं, थोड़ा दूसरा बनेगा सी सिंग्स और सॉन्ग। इसमें भी यस लगा है तो आपको पता होगा कि मेन वर्ब के तुरंत बाद में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो इसको हम रखेंगे, ये है ऑब्जेक्ट, ये आ जाता है पेशिव वॉइस में पहले तो बोलेंगे ए सॉन्ग। क्या बोलेंगे? ए सॉन्ग। ए सॉन्ग, ए सॉन्ग है तो सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या आएगा? इज। इज के बाद में आते वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सिंग, सिंग से मतलब होता है गाती है, और सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, संग। अब किसके? उसके बाद लगता है बाई, बाई लगा देंगे। उसके बाद में किसके द्वारा गाई जा रही थी? तो आप देखेंगे सी सिंग्स और सॉन्ग। तो उसके बाद में सी कैम चेंज हो जाता है हर में, बाई हर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। आगे देखते हैं, अगला लिखा है बाबा ही डज इट, ही डज इट। तो आपको लग रहा है कि सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया नहीं, ये मेन वर्ब है, मेन क्रिया है ये। जैसे डू डज, डू में लगा देंगे यस तो डज हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद में कौन आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा इट है तो इट नो चेंज होता है, इट इट ही रहेगा। इट होता है एक वचन, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे सहायक क्रिया तो बोलेंगे इट इज, इट इज। अब डू का, यानी डू था यस लगा था, यस किस में चेंज हो जाता है? यस या यस, जैसे इसमें यस लगा, डू मतलब करना, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? डन। अब किसके द्वारा? बाई ही का प्रोनाउंस चेंज, ही का क्या हो जाता है? हिम, बाई हिम। तुम देखेंगे he does it तो it is done by him, it is done by him। अगला है देखेंगे योर, मतलब you help my brother।
अब यू हो गया, अभी तो ये सब एक वचन था, अब आ गया यू बहुवचन। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम एक्टिव बनाते हैं तो बहुवचनकर्ताओं के साथ में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। कब? जब कर्ता बहुवचन हो तब। तो देखेंगे यू हेल्प माई ब्रदर, आप मेरे भाई की सहायता करते हैं। तो बोलेंगे मेन वर्ब कौन है? हेल्प। हेल्प के बाद में कौन आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इधर लिखेंगे तो हो जाएगा माई ब्रदर। क्या हो जाएगा? माई ब्रदर। माई ब्रदर, माई ब्रदर एक वचन है तो क्या लगेगा? इसके अकॉर्डिंग लगेगा सहायक क्रिया इज। माई ब्रदर इज हेल्प की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेल्प्ड, हेल्प्ड, और यू तो नो चेंज होता है, बाई यू, यू का प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, तो नीचे लिख देना है बाई यू। आसान है कि नहीं? बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको कि एक्टिव वॉइस में डू या डज हटेगा तो इजेमार आएगा, यस या यस हटेगा तो इजेमार आएगा। बाय चांस कर्ता बहुवचन है तो इसको अकॉर्डिंग, अगर कर्ता बहुवचन है तभी सहायक क्रिया क्या होने वाली है? इज एम आर, अकॉर्डिंग टू कर्ता, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग सहायक क्रियाएं लगाते हैं। जैसे लास्ट वाला है, जैसे सी डज नॉट सिंग और सॉन्ग। अब इसमें यस या यस तो नहीं लगा है, पर आपको पता होगा कि डू या डज आ गया है, यानी कि अब नॉट आया नेगेटिव, तो हम बोलते हैं कभी भी जिसकी सहायक क्रिया नहीं। और ये भी है कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट है, इन्हीं से बनते हैं क्वेश्चन, ज्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसका रीजन भी है क्योंकि इसमें सहायक क्रियाएं दिखती नहीं है। सहायक क्रिया डू डज नेगेटिव आएगा तब आएगा सहायक क्रिया, या इंट्रोगेटिव आएगा तो। जैसे यहाँ पे आ गया है कि सी डज नॉट सिंग और सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग और सॉन्ग, तो सिंग और सॉन्ग मेन वर्ब के तुरंत बाद में कौन होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, रखेंगे ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, देखेंगे एक वचन है तो इज लगाएंगे। अब इसमें डज नॉट था, कोई दिक्कत नहीं है, डज, अब डू डज किसमें चेंज हो गया? एज एम आर में। नॉट है तो नॉट लगा देंगे, इज नॉट, इज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब कौन है? सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग, एस यू एन जी, संग। ए सॉन्ग इज नॉट संग बाई, किसका प्रयोग करेंगे? बाई का। और उसके बाद में क्या है? सी, सी का हो जाता है हर, प्रोनाउन चेंज क्या हो जाता है? हर। तो आप लोग देख रहे हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं, किसी को लगता होगा कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, तो एक चीज की वर्ड पकड़ेंगे, मेन वर्ब के बाद में मेनली, उसके बाद ही क्या आता है? ऑब्जेक्ट। इसी को उठाओ इधर रख दो। हाई स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक्टिव पैसिव वॉइस, ये 2 नंबर का 100% पूछा जाता है। और कहाँ से पूछा जाएगा? इंट्रोगेटिव पूछा जाएगा, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब यहाँ इसमें हम देखें अफर्मेटिव और नेगेटिव, अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे इनका इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। ओके, चलिए ध्यान देंगे बेटा हम लोग। जैसे इसमें लिखा हुआ है, अब पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? तो पास्ट इंडेफिनिट अगर एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जब इसको हम पेसिव बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का क्या बनाते हैं? पेसिव वॉइस। तो पेसिव वॉइस में तब वाज वेयर का प्रयोग होता है, यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि डिड को हटाओ या सेकेंड फॉर्म को हटाओ और पेसिव वॉइस में वाज वेयर लगाओ, यानी कि डिड और सेकेंड फॉर्म को हटाओ और पेसिव वॉइस में वाज वेयर लगाओ। तो जैसे कि पहला एग्जांपल है बबुआ, फर्स्ट एग्जांपल है कि सी रॉट अ लेटर, सी रॉट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो नहीं बोलेंगे एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, तो यानी कि ही रोट और लेटर, इसको हम पेशिव बनाएंगे तो आपको पता है मेन वर्ब के बाद में तुरंत क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को उठाइए तो लिखेंगे ए लेटर वाज
रिटन बाय हिम, रिटन बाय हिम, पहले का बन गया रिटन बाय हिम, मतलब उसके द्वारा, एक लेटर उसके द्वारा लिखा गया। सेकेंड है, सेकेंड में द हंटर किल्ड अ टाइगर, मतलब मेन वर्ब कौन है, किल्ड, और किल्ड के बाद में क्या हुआ, ए टाइगर, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए टाइगर, तो बोलेंगे ए टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर, एक टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर, यानी शिकारी, मतलब एक बाघ शिकारी के द्वारा मारा गया। सेकेंड होता है थर्ड में, दे डिड नॉट टेक लंच, दे डिड नॉट टेक लंच, अब इसके बाद टैग मतलब लिया या खाना, टैग द लंच, यानी कि अब इसके बाद मेन वर्ब के बाद में कौन होता है, ऑब्जेक्ट, तो लंच वाज नॉट टेकन बाय देम, लंच, लंच वाज नॉट टेकन बाय देम। फिर अगला आते हैं, फिर अगला देखेंगे तो सी डिड इट, सी डिड इट, आप कहोगे सर ये डिड तो आप बोले थे कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में आता है, तो डिड आ कैसे गया, तो यानी कि ये सहायक क्रिया डिड नहीं है, ये मेन वर्ब है। जैसे डू, डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड, यानी कि ये डू का सेकेंड फॉर्म लिखा है डिड, नॉट एज अ हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आया है, ये मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है। तो सी डिड इट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिड यानी मेन वर्ब, मेन वर्ब तुरंत बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की शुरुआत में लाएंगे इट वाज डन, इट वाज डन बाय हर, सी का क्या हो जाता है, हर, तो इट वाज डन बाय हर। अगला देखेंगे, फिर लिखा है दे प्लेड द क्रिकेट, दे प्लेड द क्रिकेट, तो देखेंगे मेन वर्ब कौन है, प्लेड, प्लेड के बारे में सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट, देखते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है तो द क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम। आप इसको कह सकते हैं, जब भी कभी भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो आप इसका बाय देम लगाने की आवश्यकता नहीं है, बाय देम, बाय देम, देम देखिए एम लगा दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं बाबू, तो यानी कि द क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम। अगला है नेक्स्ट वाला, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट फिनिश द वर्क, यानी कि फिनिश मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाए द वर्क वाज नॉट फिनिश्ड बाय मी, द वर्क वाज नॉट, द वर्क वाज नॉट फिनिश्ड बाय मी। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि आप बोर्ड के एग्जाम में बेटा पास्ट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इनसे ज़्यादा पूछा जाता है, वह फिर या सिंपल हो या नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, तो इंट्रोगेटिव के चांस ज़्यादा बनते हैं बोर्ड एग्जामों में, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया या नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो मेनली पूछे जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। चलिए अगला देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, इसको हम कर सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रोनाउंस चेंज कैसे होते हैं, कैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट बनते हैं, आपको पता है इंडेफिनिट के बहुत ही इम्पोर्टेंट बनते हैं बोर्ड के एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो जैसे कि आपको पता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट को बनाने के लिए हम लोग विल और शैल का प्रयोग करते हैं, विल और शैल का प्रयोग करते हैं, और विल और शैल किस में चेंज हो जाएगा, विल चेंज हो जाएगा विल बी में, और शैल चेंज हो जाएगा शैल बी में, शैल बी में। तो आपको पता होगा कि शैल किसके साथ में प्रयोग होता है, किन कर्ताओं के साथ में प्रयोग होगा, और विल किन कर्ताओं के साथ में प्रयोग होगा। तो आप लोगों को पता है आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है, आई और विल के साथ में शैल का प्रयोग होता है, और सभी के साथ में विल का प्रयोग होगा। ध्यान देना, आई और वी के साथ में शैल, आई वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है, लेकिन अभी देखना आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या इसके इसमें प्रोनाउंस वगैरह चेंज करते हैं तो
आई कभी कभी मी आई में चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग शैल और विल का प्रयोग होगा, जैसे कि हम लोग इस एग्जाम्पल में देखेंगे। चलिए हम देखते हैं अब एग्जाम्पल। तो आपको पता चला कि फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर एक्टिव वॉइस रहता है विल और शैल का प्रयोग होता है, जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि विल को हटाइए विल भी लगाइए, शैल को हटाइए शैल भी लगाइए। तो देखते हैं हम लोग, जैसे मोहन विल राइट अ लेटर टुडे। मोहन विल गागीगे राइट मतलब लिखेगा, और लेटर टुडे मोहन आज एक पत्र लिखेगा। मोहन एक पत्र लिखेगा। तो आप समझिएगा, थोड़ा देखते हैं, इसको हम चेंज करेंगे। आपको पता होगा ये एक्टिव वॉइस, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव में चेंज करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो मोहन विल राइट अ लेटर, यानी कि राइट के तुरंत बाद में क्या आ जाएगा, अ लेटर। तो इसको उठा के लाएंगे इधर शुरुआत में, तो बोलेंगे अ लेटर, अ लेटर, लेटर। और बोले विल किस में चेंज हो जाएगा, विल बी में। तो आई बी तो है नहीं, तो विल रहेगा, तो इसमें क्या लगा देंगे, विल बी। तो अ लेटर विल बी। अब मेन वर्ब की, अब राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, तो विल बी रिटन, विल बी रिटन। और किसके द्वारा, बाई मोहन, बाई मोहन। तो मोहन है, मोहन हो गया। यानी कि बोल सकते हैं मोहन विल राइट और लेटर टुडे, और लेटर विल बी रिटेन बाय मोहन। अच्छा, टुडे छूट गया, तो टुडे हम रिटेन टुडे यही पे लगा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम बाबू, ये टुडे टुडे छूटा है, तो रिटेन टुडे, रिटेन टू डे। और किसके द्वारा, बाई मोहन, बाई मोहन। किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा बाबू, ध्यान देते हैं आप अच्छे से। तो यानी कि एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाएगा। एक पत्र आज छूट रहा है बेटा, यानी कि एक पत्र आज मोहन के द्वारा लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। आई शैल टीच यू। तो आई के साथ में क्या लगा है बबुआ, शैल। यहाँ देखिए आई और विल के साथ में क्या लगता है, शैल का प्रयोग। तो आई के साथ में शैल लगा है, टीच मतलब मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में कौन आया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आप इसको पेशो बनाओगे तो यू तो पहले आ जाएगा। अब ये था बबुआ शैल, अब इसके किसके अकॉर्डिंग लगेगा, यू के अकॉर्डिंग। तो यू के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, शैल का कि विल का। तो कहोगे सर जी आई और बी के साथ में शैल का प्रयोग होता है, यू के साथ में विल का करेंगे। तो यू तो विल का करेंगे, तो बहुत अच्छे बेटा। तो विल बी, विल बी। यहाँ बता शैल, अब चेंज किस में हो रहा है बाबा, विल बी में। क्यों, क्योंकि आई और बी के साथ में किसका प्रयोग होता है, शैल का। लेकिन यहाँ पे यू आ गया, तो यू के साथ में कौन आएगा, विल बी। विल बी मेन वर्ब कौन बबुआ, टीच। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, TAUGHT, टॉट। टॉट बाई, आई का क्या हो जाता है, टॉट बाई मी, टॉट बाई मी, टॉट बाई मी। तुम मेरे द्वारा पढ़ने जाओगे। कोई दिक्कत बेटा, आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसका पेश हो जाएगा तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाओगे, तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाओगे। अगला देखते हैं, ही विल गिव मी मनी, ही विल वह मुझे देगा, क्या, धन, वह मुझे धन देगा। तो इसको बनाएंगे, तुरंत देखेंगे, ही विल गिव, गिव की तुरंत बंद, ही विल गिव मी। तो मी को हम लाएंगे इधर, यहाँ पे ही के साथ में विल था, लेकिन मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में। तो आई के अकॉर्डिंग लगेगा सहायक क्रिया, और आई और वी के साथ में क्या लगता है, शैल। आई शैल बी, आई शैल बी, आई शैल बी।
क्या होगा, आई शैल बी, गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गिवन। आई शैल बी गिवन, आई शैल बी गिवन, क्या देना है बबुआ, मनी। आई शैल बी गिवन मनी, और उसके बाद बाई, ही तक क्या हो जाएगा, बाई हिम, ही चेंज किस में हो जाता है, बाई हिम में, बाई हिम। अगला देखते हैं, यू विल नॉट हेल्प मी, यू विल नॉट हेल्प मी, तो यू विल नॉट हेल्प मी। अब आगे नेगेटिव, तो आपको पता है वो हेल्प के बाद में कौन आता है, आई। यहाँ पर लगता है यू के साथ में विल, मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में, मी काम चेंज हो जाएगा आई में, तो आई हो गया, तो आई से अकॉर्डिंग लगेगा, अब आई के साथ में लगता है सेल, आई सेल, उसको नॉट है तो नॉट लगा दो, आई सेल नॉट बी, आई सेल नॉट बी, आई सेल नॉट बी, आई सेल नॉट बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड, आई सेल नॉट बी हेल्प्ड, आई सेल नॉट बी हेल्प्ड बाय किसके, बाय यू, यू होता है नो चेंज, बाय यू। देखेंगे अब लिखा था यू विल नॉट हेल्प मी, यहाँ देखिए विल था, उधर क्या हो गया चेंज में सेल नॉट आ गया, सेल नॉट बी, यहाँ पे विल नॉट था वहाँ क्या आ गया सेल, क्यों, क्योंकि हम लोग आई के अकॉर्डिंग हम लोग सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में लिखा है आई शैल डू इट, आई शैल डू इट, आई के साथ में सेल है, डू तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में कौन आता है, ऑब्जेक्ट, तो इसको लिख लो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था सेल, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा विल, क्या इट के साथ में कौन आता है विल, तो इट विल बी, इट विल बी, इट विल बी, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, इट विल बी डन बाई मी, डन बाई, आई का क्या हो जाता है मी, क्या हो जाता है मी। थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है, खास की इधर रहता है, जैसे कि आप देखिए ही के साथ में विल था, उधर क्या आ गया आई के साथ में सेल भी, और यहाँ देखिए ना यू के साथ में विल है, पेशुम बना, तो आई के साथ में किसका प्रयोग होगा, सेल नॉट बी। तो इस बार इसको देखिएगा, आपको खुद लग रहा होगा कि कैसे ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस पर लिख दें जो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, ये अक्सर ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब अगले स्लाइड में देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इन सब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हम लोग बनाते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाले शब्द, प्रश्नवाचक वाले वाक्य, जैसे डू यू टीच हिम, क्या तुम उसे पढ़ाते हो। उसके बाद हो गया डज ही मेक द स्पीच। उसके बाद में थोड़ा देखते हैं इसको बनाते कैसे हम लोग, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जैसे हम लोग अफर्मेटिव बनाते हैं उसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं नेगेटिव, मतलब सॉरी इंट्रोगेटिव बनाते हैं, सेम एज इट इज। तो आपको पता है कि डू का मतलब होता है क्या, यहाँ पे आया सहायक क्रिया, क्या आया है सहायक क्रिया, तो यहाँ पे आएगी सहायक क्रिया पर किसके अकॉर्डिंग, तो हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे था ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, तो यहाँ पे पहले तो इसको हम भूल जाते हैं डू क्या है, तो बोलेंगे हिम, किसका बना होगा हिम, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ही। अब ही हो गया एक वचन का, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ इसके नीचे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इज, तो हो गया इज ही। आपको पता है कि थर्ड फॉर्म का अलग प्रयोग होता है, टीच का होता है टॉट, TAUGHT, तो इज ही टॉट, इज ही टॉट बाय यू, बाय यू। कोई दिक्कत नहीं बबुआ, तो आपको क्या करना था कि सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट इज यू, सब्जेक्ट टीच का थर्ड फॉर्म आ गया बाय यू, अपने आप हो गया, यानी कि ही के अकॉर्डिंग क्या आ गया था इज, यानी इज ही टॉट बाय यू, इज ही टॉट बाय यू। इसी प्रकार से इसको हम लोग देखेंगे, लिखा है डज, तो इसको हम बनाएंगे पेसिव, पी फॉर पेसिव बनाएंगे, तो हमको पता है ही है, तो द स्पीच है, द स्पीच, तो ही के नीचे कौन आएगा, ये मेन वर्ब के तुरंत बाद कौन आता है, ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे इसके नीचे लेंगे द स्पीच, द स्पीच, स्पीच SPEECH, द स्पीच। अब इसके बाद देखेंगे क्या था, तो क्या है वो द स्पीच है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे डज होते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा इज द स्पीच, इज द स्पीच मैक, मैक का थर्ड फॉर्म होता है मैड, मैड का थर्ड फॉर्म होता है मैड। और बाई का बोबू, बाई ही मतलब ही किस में चेंज हो जाता है हिम, बाई हिम, कुछ खास नहीं बबुआ, पर ध्यान देना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करना है, और क्वेश्चन वर्ड तो है ही नहीं है, तो बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अगला देखते हैं, हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश। आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन वर्ड है, नहीं बाबा ये थोड़ा स्पेशल केस है, कुछ खास है, इसको आप लगा सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस सवाल है बाबा इसको आप बोल सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लगभग प्रत्येक सेट में पूछा जाता है। क्यों क्यों खास है बेटा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा हु टीच यू इंग्लिश, हु मतलब कौन, यहाँ पे कर्ता भी नहीं दिख रहा है बेटा, बिना कर्ता का, ये कर्ता का भी काम करेगा और ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है, ये कर्ता का भी काम करेगा और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है, इसलिए ये केस थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है, और यही हर सेट में पूछा भी गया है, कोई ना कोई सेट में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए इसका स्पेशल केस होता है, हु जो है वो चेंज हो जाता है बाई होम में, किसमें चेंज हो जाएगा, बाई होम, बाई होम। उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, यू के, तो बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इसके बाद, बाई होम, यू के साथ में आएगा, यू क्या है बहुवचन, तो यू के साथ में क्या आता है हेल्पिंग वर्ब आर, तो यानी कि बाई होम आर, उसके बाद में यू रहेगा तो यू ही रहेगा, यू, और टीच का थर्ड पर टॉट इंग्लिश, TAUGHT, टॉट इंग्लिश। देखेंगे इसको आप रट्टा मारिए या कुछ करिए बेटा, लेकिन इसको आपको आना जरूरी है, ये हर सेट में पूछा जाता है बबुआ। यानी हु वाले, हु क्यों स्पेशल बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम करेगा और साथ में ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, इसलिए हु किस में चेंज हो जाता है, हु बाई होम में, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बाद में वो मेन वर्ब, उसके बाद में इंग्लिश, यानी कि बोल सकते हैं बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश। तो अगला देखेंगे वाई, अब देखिए ये क्वेश्चन वर्ड है, वाई डू यू, वाई डू यू, अब यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वैसे ही रखेंगे, वाई नो चेंज होगा, नो चेंज, वाई के नीचे वाई रहेगा, वाई क्या रहेगा वाई। अब ये जब इसके अकॉर्डिंग रहेगा ये हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा, लेकिन ये किसके, यू के अकॉर्डिंग था। अब यहाँ देखेंगे अनवाइस, अनवाइस, यानी कि इसको हेल्पिंग वर्ब के छोड़ देंगे तो बोलेंगे अनवाइस, अनवाइस एक वचन या बहुवचन, तो अनवाइस के लिए क्या रखेंगे, इज लगेंगे, वाई इज अनवाइस, वाई इज अनवाइस, मैक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मैड, वाई इज अनवाइस मैड। अब बाई लगा दोगे, बाई, बाई किसके द्वारा बेटा, यू है तो यू नो चेंज होता है बाई यू, बाई यू। थोड़ा देखेंगे कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड के नीचे क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, बस चेंज होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी कि इंट्रागेटिव आसान होते हैं, इंट्रागेटिव का चेंजिंग मतलब इंट्रागेटिव को एक्टिव से पैसिव बनाना आसान होता है। अगला देखेंगे ये हो गया पैसिव,
ओके, उसके बाद हु, सेम सेम इसी जैसा है। हु किस में चेंज हो जाता है, अब बताओ इसको हम पेसिव चेंज करेंगे, ये हो जाएगा बाई होम में। पहले आ गया क्या वो बाई होम, तो बोलोगे सर जी स्पेशल केस है। बाई होम के साथ में हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, गीता के, बोलेंगे गीता इज है, तो इज, बाई होम इज गीता, बाई होम इज द गीता, इज द गीता। रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड, रीड होता है पढ़ा जाता है, रेड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड, खत्म। यानी कि बाई होम इज द गीता रेड, बाई होम इज द गीता रेड।